हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के कुछ 100 वन लाइनर प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीटेट का हो, केवीएस का हो, सुपर डेट हो या अन्य कोई भी जिसमें हिंदी सब्जेक्ट लिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, श व्यंजन का उच्चारण स्थान है तालव्य स। तालव्य स व्यंजन का उच्चारण स्थान है तो क्या होता है, ये तालु। आप बोल के देखिए, तालव्य श, तालव्य श। तो तालु का पाठ क्या होता है, उच्चारित होता है। और इसका एक सूत्र भी है, इसमें ऐसे याद रख सकते हैं आप, ईचु श्यानाम तालु, ईचु श्यानाम तालु। देखिए, ई इसमें क्या आ गया, जो आपका ई छोटी ई होता है, छोटी ई चौवर्ग कहने का मतलब चौ में जितने भी वर्ग होते हैं वो, और तालव्य श, य, दंत न और म का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, ईचु श्यानाम आप इतना भी याद रख सकते हैं, नहीं तो सिंपल में याद रखिए, नहीं तो बोल के देख लीजिए। अगर उच्चारण स्थान पूछता है तो आप बोल के देख लीजिए कि कहाँ से श्वास आ रही है, तो वही हो जाएगा आपका आंसर। तो तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, अब देखिए व का उच्चारण स्थान क्या होता है, व कैसे कहेंगे, व। तो ये दंत ओष्ठ होता है। ठीक है, आप बोल के देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आती हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को लिया है। अब है रॉ का उच्चारण स्थान, रॉ का उच्चारण क के ठीक अंत का यानी पांचवा वर्ग है का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। इसका भी एक आता है ये अकुह विसर्जयानाम कंठ, इसका सूत्र होता है अकुह, ये संस्कृत में थोड़ा सा, अकुह विसर्जयानाम कंठ, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। अ का उच्चारण स्थान, इसमें देखिए कौन कौन से चीज़ें आती हैं, तो अ आता है, क आता है, क जैसे ही आता है तो क का सभी जितने भी वर्ग हैं क के, क ख ग घ र, तो वो सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो अ क ह विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। यानी कि ये जितने भी चीज़ें होती हैं कंठ से उच्चारित की जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक क का उच्चारण स्थान अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि कंठ होता है, अकु विसर्जनाम कंठ, याद रखिएगा। अ का वर्ग। अब है वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को क्या कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा और चौथा जैसे ही हो, वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। और इसके साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह होते हैं। ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जिसके उच्चारण में गड़माहट, जो सांस होती है वो गर्म निकले, तो वो क्या होती है, वो ऊष्म व्यंजन होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा, याद रखिएगा, दूसरा और चौथा। और साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, याद रख लीजिएगा। अब ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसको बोल के देखिए, कंठ और तालु ही होता है। ठीक है, ए ऐ कहाँ से आवाज़ें कहाँ से निकल रही है, तो कंठ और तालु से निकल रही है, याद रख लीजिएगा। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ये भी याद रखिएगा। वर्ण के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, तो अल्प प्राण कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाप्राण अल्प प्राण से प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ उच्चारण से भी प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा, ऊपर में क्या था, दूसरा और चौथा था, साथ में ऊष्म व्यंजन था। यहाँ पे क्या है, वर्ण का प्रथम, यानी वर्ण कहने का मतलब, वर्ण जो होता है, वर्ण अक्षर को कहते हैं। तो प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ग जो भी होता है तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। प्रथम तृतीय ऐसे आप लोग समझिए, जैसे देखिए क, ख, ग, घ और क्या है, र। इसको ऐसे समझिए, क्या कह रहा है, प्रथम, प्रथम मतलब ये देखिए पहला, तृतीय मतलब ये हो गया, और पंचम ये, यानी कि ऐसे जो भी हम
बचपन में जो पढ़े हैं अ से लेके जो ज्ञ तक होता है उसमें क्या होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा जो भी है वर्ण का, तो वो सभी अक्षरें क्या हो जाएंगी, अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रख लीजिएगा कि अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तो आएगा, साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4 है। याद रख लीजिएगा कौन कौन है, य है, र है, ल है और व है। ठीक है, य र ल व। ठीक है, ये 4 है और ये भी क्या आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, गांठ बांध लीजिएगा। देखिए, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, सभी को पता होगा। इसमें एक मात्रा होती है और इसमें दीर्घ मात्रा में दुगुना मात्रा होता है, यानी कि इससे अधिक समय लगता है। ठीक है, अब है देखिए, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो संश्लिष्ट कहलाती है। सर्वनाम के साथ जो प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है वो। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ पे 2 क्रियाएं हो रही हैं एक साथ। शिक्षक किसको हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, एक तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऊपर से किसको पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे 2 कर्म एक साथ किए जा रहे हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, मानव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, मानव शब्द विशेषण मतलब क्या होता है, गुण। ठीक है, तो मानव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये मानवीय हो जाएगा। अधिकतर जो विशेषण बनता है उसमें ये, इक, ये वगैरह सब लगता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आसानी से समझ जाते हैं मानव में मानवीय। अब देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी, तो ये अकर्मक है। देखिए, जब कभी भी हम ये देखिए, उड़ना उसका नेचुरल है, चिड़िया का उड़ना, जैसे हम लोगों का सोना, खाना, पीना, ये सब नेचुरल है, तो वो उसको कर्म हिंदी व्याकरण में नहीं कहा जाता है, यानी कि कर्म का भार उस पर नहीं पड़ रहा है। चिड़िया जैसे आकाश में उड़ रही है तो वो तो नेचुरल है, उसका उड़ना काम ही है ना। तो जिसमें उसको क्या कहते हैं, कर्म के बिना वो हो रहा है, यानी कि वो कोई काम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पशु शब्द का विशेषण है, तो मैंने ऊपर भी बताया था कि जैसे ये, इक वगैरह लग जाता है तो ये पशु में क्या लग जाएगा, इक, तो वो हो जाएगा पाश्विक। नेत्री शब्द का पुल्लिंग है, नेत्री। जैसे अभिनेता का होता है अभिनेत्री, तो नेता का क्या होगा, नेत्री, यानी कि कोई महिला नेता है तो उसको क्या कहेंगे, नेत्री कहेंगे। और कोई पुरुष नेता है तो उसको नेता ही कहते हैं, है ना। लेकिन अक्सर हम लोग ये सुनने में नहीं आता है, जो महिलाएं जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी थी, तो उनके लिए कोई यूज नहीं करता था कि वो नेत्री थी, वो नेता ही सभी प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुतों को ये जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप शुद्ध चीज़ें जीवन में प्रयोग करिए। देखिए, उत्कृष्ट का विशेषण क्या होता है, तो उत्कृष्ट का जो विशेषण उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है, तो उत्कृष्ट होता है। ठीक है, काम का तत्पुरुष क्या होगा, तत्सम है, काम का तत्सम रूप क्या होगा, तो कर्म होगा। तत्सम आप ऐसे ही याद रखिएगा कि हिंदी का जो स्वरूप होता है, हिंदी से मिलता जुलता जो स्वरूप होता है, तो जैसे जैसे काम हो गया तो ये हिंदी वाले जैसे वर्ड्स हो जाएंगे तो वो क्या होगा, तत्सम रूप हो जाएगा। और ये देखिए, संस्कृत टाइप के जितने भी वर्ड हो जाएंगे, ये तद्भव हो गया, माफ़ी चाहेंगे, ये तद्भव हो गया, एक सेकेंड, ये तद्भव हो गया, काम क्या हो गया, यानी कि हिंदी टाइप जितने भी वर्ड्स मिलेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। और तत्सम नाम से ये स्पष्ट है ना, मतलब संस्कृत टाइप लग रहे हैं तो ये कर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी संस्कृत टाइप जितने भी वर्ड मिलेंगे तो आपको वो तत्सम हो जाएंगे, और हिंदी टाइप जितने भी वर्ड मिलेंगे वो तद्भव हो जाएगा। देखिए, दूध का तत्सम रूप क्या है, तो देखिए दूध क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव। शब्द है ना, शब्द 4 प्रकार के होते हैं,
तो वो जो तद्भव है तत्सम है, दूसरा पहला है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो तद्भव मैंने क्या बताया कि हिंदी वाले जो शब्द हो जाएंगे वो अधिकतर वो तद्भव ही होते हैं, और संस्कृत वाले जो शब्द हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। तो दूध का क्या हो जाएगा संस्कृत में दुग्ध, तो वो तत्सम हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से है, तो प बोल के देखिए, जैसे उच्चारण पूछे ना तो वैसे ही बोल के देखना है, थोड़ा सा प्रयास। अब ये नहीं कि जोर से बोलिए, किसी को पता चले, अपने आप में उच्चारित करके देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है। तो प का उच्चारण हो रहा है उष्ट से। अगला है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये भी सभी को पता होनी चाहिए, फिर भी मैंने ले लिया है। देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है। और क्रिया क्या होता है, क्रिया कार्य करने को ही क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तब आदि। अब देखिए अव्यय क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। अव्यय क्या होता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ही नहीं होता उनको ही अव्यय कहते हैं। अव्यय का दूसरा नाम है क्या है, अविकारी है, यानी कि ये जैसा का तैसा ही रहता है। देखिए इसके 4 भेद हैं, मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अव्यय के सामान्यतः 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। नाम से स्पष्ट है। हिंदी में वचन कितने होते हैं ये भी सभी को पता होना चाहिए, एक वचन और बहुवचन 2 ही हैं। वहीं संस्कृत में अगर पूछ ले, संस्कृत हालांकि KVS में नहीं है, तो संस्कृत में अगर पूछ ले तो 3 है, सुपरटेट में वो आएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए वर्ण से भी मैंने ले लिया है कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन एक भी छूटे ना, तो वर्ण जो होता है वो मूल ध्वनि जिसका विभाजन या टुकड़ा नहीं होता, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा होता है। वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है, और अक्षर में जो भी है क, ख, ग, घ, र, म, प, र, य, देखिए इसका अगर हम खंड करेंगे तो ये निरर्थक हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तो इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला ये भी पता होगा कि जो वर्णों का समूह होता है, वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर है ना, अक्षरों का जो समूह होता है उसको ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये भी वर्ण हुआ, ये हुआ ना अक्षर हुआ, इसमें ये भी अक्षर हुआ, ये भी अक्षर हुआ, तो ये एक समूह हो गया, तो ये क्या बन गया, कमल हो गया। तो ये सार्थक जैसे ही हो जाता है ना कोई वर्ड, तो क्या हो गया, वो वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए क्या है, शब्द है, शब्द भी पता ही होगा। ये शब्द देखिए द्वैधु से अधिक वर्णों का जो मेल होता है, जैसे मैंने कमल बताया ना, तो वर्णों का सार्थक समूह वो भी वर्णमाला हो गया। और जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, जैसे कमल मैंने लिया तो कमल का एक निश्चित अर्थ निकलता है ना, कमल मतलब फूल, एक प्रकार का फूल है ये, जैसे जलज, पंकज इसको भी कहते हैं। तो ये शब्द हो गए जिसका सार्थक रूप निकलता है, तो वही कमल हो गया। और बहुत सारे वर्ड होते हैं जो निरर्थक भी होते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसके लिए वो आवश्यक नहीं होते। वाक्य, वाक्य क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक जो समूह होता है उसको ही वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, तो सार्थक है, निरर्थक भी बहुत होते हैं, कुछ भी आप बोल दीजिए तो, लेकिन वो आवश्यक नहीं है। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है, याद रख लीजिएगा। क्या होता है, अ, आ, यानी जो भी आपने पढ़ा है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, अच्छा मैंने गलत लिख लिया, एक ये होता है ना, इसको याद रख लीजिएगा, अक्सर पूछ देता है। और आ, ई, यहाँ पे ऊ भी आएगा, और आ, ई, ऊ, और यहाँ पे देखिए बीच में री आ जाता है, ठीक है, री आ जाता है, और यहाँ पे ए और आई आ जाता है। 11 हो गया शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ओ भी आता है, ठीक है। तो ये हो गए क्या, 11, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, हाँ 11 हो गए। तो ये क्या होता है, मूल स्वर होता है, मूल स्वर। देखिए आपका अ से लेके औ तक होता है, हाँ औ तक होता है, बीच में री आपका बस लग जाता है, ये वाला री लग जाता है, तो ये मूल स्वर के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न आता है
अब है मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये मूल स्वर याद रखिएगा 11 होते हैं हिंदी में, और मूल व्यंजन यदि पूछा जाए तो 33 ही होती है, ठीक है। अब देखिए अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये संयुक्त वर्ण होता है। और क्यों होता है संयुक्त वर्ण, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद करते हैं तो क जोड़ ये होता है, क जोड़ दंत स होता है, ठीक है। तो अक्सर ये भी पूछा गया है कि अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा संयुक्त वर्ण। और ये पूछा जाए कि अक्षर ध्वनि किन किन वर्णों से संयुक्त हुई है, तो क जोड़ मूर्धन्य श हलंत, ठीक है। अब है, अच्छा एक सेकेंड, मैंने ये जो है ना क ऐसे होगा, क जोड़ श ये ऐसे होगा, सॉरी, ठीक है। अक्षर का मतलब ये क्या कहते हैं, संधि विच्छेद अगर अक्षर का पूछता है तो ये क हलंत प्लस मूर्धन्य श होगा, ठीक है। और ये संयुक्त वर्ण है। देखिए जैसे ये पूछा है ना वैसे ही पूछ सकता है आपसे, अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है, तो क जोड़ क हलंत मूर्धन्य स से। और यहाँ पे है त्र किन वर्णों के मेल से बना है, तो त हलंत र से, ठीक है, त हलंत र से, और ये भी संयुक्त वर्ण है, ठीक। अगला है ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान बोल के देखिए, ट मूर्धा से टकराते हैं ना तो ये हो जाएगा ट। इसका भी ये ऋतु रसानाम मूर्धा, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत ओष्ठ, प फ बोलिए, ब फ प फ क्या होता है, दंत ओष्ठ। तो प से रिलेटेड जितने भी चीज़ें ना, प वर्ग क्या होता है, दंत और ओष्ठ से ही बोला जाता है, इसको याद रखिएगा जहन में। अब ये देखिए मैंने ऊष्म व्यंजन ऊपर ही बता दिया था, तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह, ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ये बोल के देखिए श कैसे होता है, इससे गर्माहट सांस की उत्पन्न होती है, ठीक है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन नाम ही रख दिया गया है। ये भी मैंने बता दिया, य लव ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखिए ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हालांकि जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहन में रखिएगा। देखिए क से म तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क से जो म तक का व्यंजन होता है उसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये इसकी संख्या जो होती है 25 होती है, कितनी होती है, 25 होती है। अब घोष का अर्थ क्या होता है, इसका याद रख लीजिएगा, नाद होता है, ठीक है, घोष का अर्थ क्या होता है, नाद होता है। अब देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ये पार्श्विक कहलाती है, ठीक है। अब देखिए आ स्वर कहलाता है, आ जो होता है ना, आ में ये विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर। इसके उच्चारण में क्या होता है, विवृत स्वर जो होता है उसके उच्चारण में अगर बहुत ज़्यादा मुंह खुलता है ना तो उसको ही कहते हैं आ, और वो क्या होता है, विवृत स्वर होता है। अब पश्च स्वर ई आ, इसमें क्या होता है, मुंह का जो होता है मीडियम भाग खुलता है, ठीक है, तो इसको पश्च स्वर का नाम दिया गया है, ई आ। याद रखिएगा विवृत स्वर आ होता है, ये आ ही होता है, हाँ आ होता है, विवृत स्वर आ होता है। और ये देखिए पश्च स्वर भी ई आ होता है, याद रखिएगा। अग्र स्वर क्या होता है, ऐ होता है, क्या होता है, ऐ। देखिए श्र व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, तो ये भी संयुक्त व्यंजन ही है। और ये जो बना है तालव्य श और र से बना है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, याद रख लीजिएगा। ड ढ का व्यंजन वर्ग है, तो ये क्या है, मूर्धन्य उच्छिप्त है, मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। ड ढ का व्यंजन वर्ग क्या है, तो ये मूर्धन्य उच्छिप्त के अंतर्गत आता है। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वरों का कौन सा प्रकट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। प्लुत स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, ठीक है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 स्वर होते हैं और इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। ओम ओम बुलाइएगा, ओम, तो ये तो लिखाता ही, ये तीन अक्षर तो ऐसे ही इनके आ जाते हैं ना, है ना, तो ये ऐसे ही हो गया, क्या हो गया, प्लुत स्वर। अब सघोष वर्णों का सही वर्ग क्या होता है, तो सघोष जो होता है ड और ढ। भ्राता का भाववाचक क्या हो जाएगा, इसमें इव लग जाएगा, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व। सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है,
मैंने पहले ही बताया था, जैसे पक्षी उड़ रहा है तो उसको भी वो क्या नगाड़ा बता दिया गया, यानी कि कोई काम वो नहीं कर रहा है, सीमा दौड़ती है, तो ये भी कोई कार्य के अंतर्गत नहीं आ गया, इसके लिए इसके ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें मैं पढ़ूंगा क्या है, आशुतोष ने कहा मैं पढ़ूंगा, इसमें मैं पढ़ूंगा क्या है, तो कौन पढ़ेगा, आशुतोष पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, आशुतोष ने कहा, इसमें अंडरलाइन है क्या, आशुतोष ने कहा मैं पढ़ूंगा, इसमें मैं पढ़ूंगा क्या है, मैं पढ़ूंगा, ये देखिए संज्ञा उपवाक्य है ये। अब देखिए सोना चांदी और तेल पानी के किस प्रकार के किस प्रकार के संज्ञा हैं, तो ये द्रव्यवाचक है ना, द्रव्यवाचक जिसको मापा या तौला जाता है उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। कृपान का विलोम क्या होता है, तो दानी होता है। कृपान का विलोम क्या होता है, दानी होता है। कृपान मतलब, कृपान का विलोम शब्द पूछ रहा है। दानी मतलब दान करने वाला, कृपान मतलब कंजूस होता है। अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अनुराग मतलब प्रेम या संयोग, विराग मतलब वियोग। भोगी का क्या हो जाएगा, भोगी मतलब सब कुछ भोगने वाला, योगी मतलब सब कुछ मोह माया से हटने वाला। कृति का विलोम क्या हो जाएगा, अपकृति हो जाएगा। कृति मतलब यशस्वी, अपकृति मतलब बिना यश के। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। स्थूल मतलब क्या होता है, मोटा या विस्तृत होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा हो जाता है। शीर्ष का विलोम क्या होता है, शीर्ष मतलब ऊपर, तल मतलब नीचे। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा, शोषित हो जाएगा, शोषक। शोषक मतलब क्या कहते हैं, शोषण करने वाला। शोषित मतलब शोषक होने वाला। मृदु का विलोम कटु हो जाएगा। मृदु मतलब मीठा या मीठा मतलब मृदु मतलब मीठा होता है, और कटु मतलब कटु नहीं कहते हैं, मृदु मतलब मृदुभाषी, वो बहुत मीठा बोलता है। कटुभाषी मतलब खराब बोलने वाला। कलुष का विलोम शब्द है तो निष्कलुष है, क्या है, निष्कलुष है। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष है। निर्दय का विलोम क्या है, सदय है। फिर शामीश का विलोम शब्द क्या है, आमीश है। गमन का विलोम शब्द क्या है, आगमन है। सम्मुख, इन सब का अर्थ पता होना चाहिए आप लोगों को, विमुख है। शुक्रार्थ का क्या अर्थ है, आका रात। अनागत का अर्थ क्या होता है, आगत। उपमान का क्या होगा, उपमेय। उपमान का अर्थ भी जानते होंगे। उपमान मतलब उपमा देने वाला, उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाती है। मौन का विलोम क्या होगा, मुखर। देखिए खाली स्थान प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का, यानी जो एकांगी होते हैं, एकांगी प्रयास की अपेक्षा जो सामूहिक प्रयास किया जाता है वो क्या होता है, अधिक सार्थक होता है। गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर वो क्या करते हैं, सदाचार से देते हैं। ये देखिए श्रवण कुमार ने माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी उनके लिए क्या हो गया था, वरदान हो गया था। सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो किस प्रकार का वाक्य है, ये देखिए वाक्य से रिलेटेड आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य है जिसमें अगर मगर यदि यदि लगे ना तो उसमें वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। इस पर हो सकता है मैं वीडियो बना दूँ, एक मैराथन क्लास जिसको कहते हैं, हिंदी व्याकरण पे हो सकता है मैं बना सकती हूँ, टाइम मिले तो बना दूँगी, नहीं तो इसी से काम चल सकता है। ठीक है, जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह वाक्य किस प्रकार है, जब तक ऐसे प्रकार के जो भी है ना तो वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जैसे पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था, ये सब कौन से हो जाएंगे, मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, ये विधिवाचक है। फिर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इस वाक्य में कौन सा वाक्य का प्रकार है, तो कर्तृवाची है। ठीक है, अब व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, तो ये भी मिश्र वाक्य ही हो जाएगा। अब हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं,
हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रश्नवाचक नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये जो जिसको हम लोग काली जी का कत्ता कहते थे बचपन में, तो ये हालांकि नहीं दिया गया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भरमाने के लिए आपको भ्रामक स्थिति में उत्पन्न मतलब भ्रामक स्थिति में पैदा करने के लिए आपको ये क्या करता है, इसी हिसाब से पूछता है प्रश्न, और आप भ्रामक हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम अपने संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, वे वाक्य प्रकार है। तो यहाँ पे हालांकि प्रश्न इंट्रोगेटिव साइन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो किया गया ना, हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव साइन खुद से ही है, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और पूर्णता का जो बोध होता है उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं, समय कहते हैं। मैंने गीता पढ़ी वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने गीता पढ़ी, तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। अगला है, वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कहते हैं, तो उसको कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में, यानी कि कोई भी ऐसा कोई भी सेंटेंस में अगर काम करने वाला है तो उसको ही कर्ता कहते हैं। मैंने खाना खा चुका है, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है, यानी मैंने खाना खा चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मैं खाना खा चुकी हूँ, तो वो क्या होगा, भूतकालिक। ये कौन सा इंगित करता है, तो पूर्णभूत, यानी कि पहले वो काम हो गया है, तो वो पूर्णभूत कहलाएगा। क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द कहलाता है। क्रिया के जो साधन होता है तो वो क्या होता है, करण कारक होता है। से विभक्ति किस कारक की होती है, मैंने शायद कारक पढ़ा दिया है। कारक, हाँ, प्लेलिस्ट में आपको कारक मिल जाएगा, वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, हो सके तो देख लीजिएगा। तो से जो होती है, से विभक्ति किस में लगती है, करण में लगती है, कर्ता ने कर्म को करण से। अपादान कारक की विभक्ति होती है, तो यहाँ भी से ही लगता है, विभक्ति जो होती है अपादान में से ही लगता है, लेकिन अलग की स्थिति में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा बहती है। देखिए, वह चटाई पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह चटाई पर, तो यहाँ पे पढ़ है ना, अधिकरण में पढ़, यहाँ का विभक्ति होता है में पढ़। मैंने ये अच्छे से बताया है, हो सके तो देख लीजिए। हिंदी व्याकरण के वैसे 4-5 प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसको जाके देख लीजिए, आसानी से आप लोगों का हिंदी में, आप लोगों का ये मैं गारंटी देती हूँ 20 में अगर 19 ना आए तो बोलिएगा। आप लोग मन लगा के पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, इसके बाद सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आराम से 10 घंटे सो लीजिएगा, अभी थोड़ा सा जग के पढ़ लीजिए। अब अगला प्रश्न है, मोहन घोड़े से गिर पड़ा, तो किससे गिर पड़ा है, तो घोड़े से गिर पड़ा है, और घोड़े से जैसे ही गिर पड़ रहा है तो वो अलग हो रहा है, तो ये मैंने एग्जाम्पल समझाया भी है। तो इस वाक्य में क्या होगा, आपादान कारक हो जाएगा। जैसे ही अलगाव की स्थिति आती है तो वहाँ पे अलगाव आपादान कारक होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये मैंने जस्ट बताया, आपादान कारक होगा। के लिए किस कारक का चिन्ह होता है, तो ये संप्रदान कारक का होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, 81 नहीं है, ये पूर्ण विराम है, ये 8 प्रकार के। जलमग्न में कौन सा कारक है, तो जलमग्न, जल में मगन है ना, इसका संधि विच्छेद भी करके देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कारक की स्थिति पता करनी हो या समास की स्थिति पता करनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर लीजिए, आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, जलमग्न, तो जल में मग्न, तो में पर क्या होता है, अधिकरण में ही होता है ना। जलधारा में कारक होगा, तो जलधारा, जल का धारा, तो क्या होगा, संबंध कारक, संबंध में क्या होता है, का के की, तो जल का धारा, जलधारा है ना। देवेंद्र में कौन सी गुण संधि होती है, तो ये हो जाएगी गुण संधि। हो सकता है जल्दी ही मैं संधि पे वीडियो बना दूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं और इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से मैं समझा दूंगी, आप तुरंत ऐसे चुटकियों में समझ जाइएगा कि क्यों होता है ये सब। निशार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, निह जोड़ शार हो जाएगा, ठीक है। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरी जोड़ इस हो जाएगा, ठीक है। अ जोड़ नी जोड़ आई के मिल से कौन सा क्या बनेगा, ये अन्याय का संधि विच्छेद ऊपर में बनाया गया। परिच्छेद में कौन सी संधि है, तो परिच्छेद में जो संधि है कौन सी है, व्यंजन संधि है, परिजोड़ छेद हो जाएगा। निश्चल में कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग हो जाएगा,
क्योंकि निह जोड़ छल हो जाएगा, विसर्ग आ जाता है इसमें, इसी वजह से। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो जगत जोड़ नाथ हो जाएगा। जल्दी संधि विच्छेद पे मैं बता दूंगी, दिक्कत नहीं होगी। जगत जोड़ नाथ। देखिए ये हलंत वाले जो भी होंगे ना, तो हलंत वाले जो भी मतलब यदि अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं और हलंत आ रहा है तो ऐसे में आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन सी संधि है। हलंत वाली जो भी होगी तो वो व्यंजन संधि होगी, और जिसको क्या कहते हैं, क्या आगे, और हाँ क्या बोल रहे थे, हलंत वाली जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे कहाँ पे था ये, हलंत वाली जो भी चीज़ें हैं यही था ना, तो वो व्यंजन संधि हो जाएगा। और जिसमें विसर्ग, जिसको संधि विच्छेद करने के बाद विसर्ग आता है तो वो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। और जो नॉर्मल रहता है वो क्या हो जाएगा? वो स्वर संधि होती है। अब देखिए अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतिजोड़ आचार, ये स्वर संधि है। संतोष का संधि विच्छेद क्या है? तो समजोड़ तोष, और ये कौन सी संधि होगी? अभी मैंने जस्ट बताया कि हलंत वाला क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। अब है सप्त ऋषि का संधि विच्छेद होगा तो सप्तजोड़ ऋषि हो जाएगा। क्या होगा? सप्तजोड़ ऋषि, स्वर संधि है ये। तो ये दोस्तों वन लाइनर प्रश्न हम लोगों ने टोटल कितने देखे? 100 देखे। और आशा है सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करें लाइक सब्सक्राइब करके। और आप लोगों का वादा है कि आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने समझाया, अगर आप लोगों ने देखा है तो आपका हिंदी, पेडागोजी, जीके जीएस, ये इन सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आपका 99% 100 रहने दीजिए, 99% मैं कह सकती हूँ आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो जितना मैंने पढ़ाया उतना ज़रूर देख के जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।